स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और लास्ट वाले वीडियो से आगे हम लोग देखेंगे। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। आज हम बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल में कौन कौन सी कमियां हैं। ठीक है, तो आज कमियों की बात हम लोग करने आ रहे हैं। कौन कौन से ड्रॉबैक आए जिसके कारण आपका रदरफोर्ड मॉडल फेल हुआ। पूरी तरह से फेल नहीं कहेंगे, कुछ चीज़ें हमें उससे मिली जो अगले वाले मॉडल के लिए एक प्रेरणा का काम किया, यानी कुछ चीज़ें उसमें सही थी और जो चीज़ें गलत थी उस चीज़ों में सुधार किया। तो पहला पॉइंट है जो इसमें आता है वो आपका आता है स्थायित्व के संबंध। स्थायित्व किसका बात की थी रदरफोर्ड ने कि सेंटर ऑफ द एटम ये आपका न्यूक्लियस जो कहलाता है और इसमें आपके रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके चारों तरफ कक्षाओं में रहते हैं। पहले उनका स्टेटमेंट था कि इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है, लेकिन अगर स्थिर रहेगा तो अभिकेंद्र बल पूरी तरह से वैद्युत आकर्षण बल से उसको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अपने मॉडल में उसी समय सुधार किया और सुधार करते हुए ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में घूमेगा, यानी गति करेगा। ठीक है, लेकिन ये माना जाता था कि जो भी आपका पार्टिकल है, और कैसा पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो वो घूमते समय यानी गति करते समय ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है तो उससे क्या हुआ कि इसकी जो रेडियस है वो लगातार कम होती जाएगी और एट लास्ट वो नाभिक के अंदर गिर जाएगा और अपना अस्तित्व समाप्त कर देगा। समझ में आया? लगातार ऊर्जा उत्सर्जन से उसकी एनर्जी खत्म होगी और उसका जो वृत्त में वो चक्कर लगा रहा है उसकी रेडियस कम होती जाएगी और एट लास्ट वो नाभिक में गिरकर अपना अस्तित्व समाप्त कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए जो सब तरफ परमाणु मौजूद है, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट था स्थायित्व के केस में। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके रदरफोर्ड कोई भी अपना क्लू नहीं दे पाए। दूसरा जो था वो था स्पेक्ट्रम के संबंध। स्पेक्ट्रम नाम थोड़ा सा आप लोगों के लिए अभी नया है, ठीक है, क्योंकि पहली बार ही आप लोग स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझें तो सीधा सीधा है कि एक डार्क बैकग्राउंड होगी, ठीक है। उस डार्क बैकग्राउंड पे आपको लाइनें प्राप्त होंगी, ठीक है। जैसे आप कंसीडर कर लीजिए एक डार्क बैकग्राउंड है और उसके ऊपर आपको चमकीली रेखाएं ऐसे प्राप्त होती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो लाइन यानी डार्क बैकग्राउंड पे जो चमकीली रेखाएं आपको मिल रही हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हो या समान मोटाई की हो, समान इंटेंसिटी की हो, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बात चल रही थी इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, जैसे रदरफोर्ड ने भी कहा कि इलेक्ट्रॉन लगातार कक्षाओं में घूम रहा है, तो लगातार घूमते समय ऊर्जा का जो उत्सर्जन है वो होना चाहिए, और ऊर्जा का उत्सर्जन होने से मतलब है कि उसमें से रेडिएशन होना चाहिए। अगर उस रेडिएशन का प्रकाश का स्पेक्ट्रम लिया जाए तो हमें एक सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए था, क्योंकि सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन आपके घूम रहे हैं। तो हर एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसका मतलब कोई भी जगह आपकी खाली नहीं होनी चाहिए थी। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम यानी बिना किसी लाइन का आपको प्राप्त होना चाहिए था, जिसमें सभी तरंगदैर्घ्य हैं, सभी तरंगदैर्घ्य के जो वेवलेंथ है वो उपस्थित होनी चाहिए। ठीक है, अभी इसको और क्लियर करेंगे। एक और एग्जाम्पल है, उसके द्वारा और बता दूँगा। तो यहाँ पर जो सतत स्पेक्ट्रम का प्राप्त होना चाहिए था, उसके स्थान पर जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लिया गया, ठीक है, तो हाइड्रोजन का कैसा स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा था? रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा था, उसमें लाइन स्पेक्ट्रम था, कंटिन्यूस यानी सतत स्पेक्ट्रम नहीं था। तो इस चीज़ को भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों हो रहा। इन सब चीज़ों को दूर किया नील्स बोर ने, जिसको आप अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। नील्स बोर आए और उन्होंने इस एजम्पशन को रखा कि ये जितने भी दिक्कतें आ रही थी जो स्थायित्व के संबंध में था या जो स्पेक्ट्रम के संबंध में था, इनको उनकी परिकल्पनाएं दी थी उन्होंने 3, ठीक है। तो उन 3 परिकल्पनाओं के आधार पर इनमें जितनी भी कमियां पाई गई उन कमियों को दूर किया गया। तो इसके बाद जस्ट हम लोग इसको लिखेंगे और इसके बाद नील्स बोर के बोर मॉडल को कंप्लीट करेंगे। आइए अब इसे नोट कर लीजिए। तो जो कहा था, जो समझाया था, उसी को आपको लिख के दिखा दिया है।
तो पहला पॉइंट वही था कि परमाणु के स्थायित्व के संबंध में हम लोग पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां, और पहली कमी जैसे बताया था स्थायित्व के संबंध में। बात वही है कि नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को विद्युत चुंबकीय तरंगें ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित करनी चाहिए, और इस प्रकार उसकी ऊर्जा का लगातार लॉस होना चाहिए, इसको कहा गया उसका ह्रास होना चाहिए, ठीक है। और ह्रास होने से उसकी रेडियस लगातार कम होती जाएगी, और एट लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका नाभिक में गिर जाना चाहिए। तो इसको आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। इस कमी को दूर करने के लिए नील्स बोर्स ने, जो हम लोग पढ़ेंगे, उसमें उन्होंने ये एजम्पशन दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है वो किसी भी प्रकार की एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, वो किसी भी प्रकार का रेडिएशन नहीं करेगा, ठीक है। वो रेडिएशन कब करेगा? जब वो क्लासेस चेंज करेगा। अगर वो लोअर लेवल से अपर लेवल यानी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो उस एनर्जी को अवशोषित करेगा, और 10⁻⁸ सेकंड के समय अंतराल के बाद में जब वो वापस उच्च कक्षा से अपनी मुख्य कक्षा या निम्न कक्षा में लौटता है तो उस समय जो अवशोषित ऊर्जा थी उसको वो उत्सर्जित करेगा, ठीक है। तो ऊपर जाते समय यानी हायर लेवल में जाते समय वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी आपको गैप दिखाई देगा जो जो ऊर्जा हैं, ठीक है, जिन आवृत्तियों को या जिस प्रकाश को उसने अवशोषित किया है, जिस तरंगदैर्घ्य की प्रकाश को उसने अवशोषित किया वो तरंगदैर्घ्य आपको स्पेक्ट्रम में एब्सेंट दिखाई देंगी, अनुपस्थित दिखाई देंगी। वहीं पर जब वो वापस अपनी मूल कक्षा या मूल अवस्था में वापस लौटेगा उस समय वो जो ऊर्जा जो उसने अवशोषित की है उसको भी प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करेगा, तो उसकी तरंगदैर्घ्य आपको पता चलेगी। इसका सेकंड वाला और पढ़ लेते हैं कि स्पेक्ट्रम में दूसरा इसका स्पेक्ट्रम की व्याख्या के केस में। सेकंड केस हम लोग पढ़ते हैं इसकी स्पेक्ट्रम के केस में, ठीक है। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर पाए थे। इसमें भी दोबारा से वही चीज़ है कि रदरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय पथ की त्रिज्या लगातार बदलने से उसको सभी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को उत्सर्जित करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करने पर जो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित हो रही हैं उनमें सभी फ्रीक्वेंसी का प्रकाश होना चाहिए, सभी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश होना चाहिए, ठीक है ना। अब लेकिन वास्तव में क्या होता है कि जो परमाणु का स्पेक्ट्रम मिला, जैसे मैंने भी बताया था, उसमें एक लाइन स्पेक्ट्रम आपको प्राप्त होता है। तो लाइन स्पेक्ट्रम जो आपको लाइन स्पेक्ट्रम यानी रेखीय स्पेक्ट्रम जो प्राप्त हो रहा है इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि जो बहुत सारी छोटी छोटी पतली पतली लाइनें आ रही हैं, ठीक है, वो वास्तव में आ रही हैं, जबकि होनी कैसी चाहिए थी, सबका एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आपको प्राप्त होना चाहिए था। तो इसको भी नील्स बोर ने बड़े अच्छे से अपने जो मॉडल दिया उसमें उन्होंने इसको कंप्लीट किया, उसको दूर किया, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल।